तो हे एवरीवन, आज नीट 2025 फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। तुमने अगर अभी तक जाकर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक डील करने वाले अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। और 15 मिनट के अंदर हम 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे कि जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन भी कर सकते हो, 15 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा। और तुम नहीं पढ़े हो तो एक बार देख भी सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं पहले टॉपिक की। और हाँ, और अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं पहले टॉपिक की, वो है तुम्हारा सोलेनॉइड। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसे तुम्हें अच्छे से समझना होगा। सोलेनॉइड होता क्या भैया, ये कुछ नहीं होता, एक वायर है, वायर को तुमने कर्ल करके बना दिया, एक मटेरियल बन जाता है, ठीक है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें जिसपे क्वेश्चन आता है, वो होता है B = म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट Ni याद कर लेना, B = म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट का फॉर्मूला पता होगा, 4×10⁻⁷ होता है, ठीक है। और n क्या होता है, n तुम्हारा होता है नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, समझ रहे हो। यहाँ पर n नंबर ऑफ लूप बस नहीं होता, याद रखना इस चीज को। n मतलब होता है नंबर ऑफ लूप डिवाइडेड बाय सोलेनॉइड की जितनी लेंथ है, ठीक है। और B आउटसाइड क्या होता है, B आउटसाइड 0 होता है। हो सकता है वो क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा हो और पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बताओ क्या हो, और तुम कैलकुलेशन करने लग जाओ। लेकिन नहीं, आउटसाइड पूछा है तो 0 होता है, और इनसाइड पूछा है तो म्यू नॉट Ni होता है। और अगर एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड पूछा है कि यहाँ पे बता दो, यहाँ बता दो, तो सोलेनॉइड के दोनों साइड एंड पे कितना होता है, म्यू नॉट Ni/2 हो जाता है, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड और इंड दोनों तीनों तुम्हें याद रखना है। और इस पे तुम्हें क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है सोलेनॉइड है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें दे रखा है, ठीक है। और तुम्हारी लेंथ भी दे रखी है, तो तुम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लोगे। पहले सबसे पहले स्मॉल n की वैल्यू निकालोगे, फिर i दे रखा है, b दे रखा है, सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। मतलब b कैलकुलेट कर लोगे, i दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो कि है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। भैया मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। वैसे तो तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स सबका पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी बताना चाहिए और मैग्नेटिक फोर्स भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ लो। इसका फॉर्मूला होता है F = QV×V। मतलब ये हो गया, V मतलब वेलोसिटी हो गया, और B मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसका फॉर्मूला आता है QVV sin थीटा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो तुम्हें पता होगा जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, sin थीटा आ जाता है। तो एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो बस चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कभी उसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू कभी चेंज नहीं करता। क्यों भैया, तो मान के चलो ये तुम्हारा वेलोसिटी है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V and B। इस कारण से क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, और वर्क डन क्या होती है, 0 होती है, याद रखनी है तुम्हें। और वेलोसिटी मोमेंटम क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है। तो कई बार ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो तुम्हें इसको याद रखना है, और फॉर्मूला बेस्ड तो इस पे बन ही जाएंगे। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो इसका ही एक्सटेंशन है, वो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार एमसीक्यू आ चुके हैं, और वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे भैया, तुम्हें ये याद रखना है बस कि रेडियस = MB/QB होता है। ये पूरा डेरिवेशन है, जो याद नहीं रखना। रेडियस = क्या होता है, MB/QB होता है। और MB = क्या होता है, MB क्या होता है, बताओ क्या होता है, MB मतलब मोमेंटम होता है। तो इसको तुम लिख सकते हो P/QB = क्या होगा, √2mKE/QB = क्या होगा, 1/B into √2mV/Q। तो ये 3-4 फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने, एटलीस्ट ये तीनों तो याद रखना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि इस तीनों का मत भूलना, इससे नीट एग्जाम में बिल्कुल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/QB हो जाता है। तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो। टाइम पीरियड के लिए तुम क्या करना है, 2πr मतलब तुम कर दोगे, वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये भी याद रखना है, टाइम पीरियड भी तुम्हें, ठीक है। और इससे तुम पता चल रहा होगा टाइम पीरियड जो है वो तुम्हें वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, याद रखना। टाइम पीरियड यहाँ पे वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लेना। इसमें देखा है P सेम है और B सेम है, और पूछा गया है रेडियस का रेशियो क्या है। तो अगर P सेम है और B भी सेम है तो बचा क्या, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। मैंने बोला था ना, रेडियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें तुम सॉल्व करोगे अपने आप तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, रेडियस का रेशियो रहेगा। और एक और क्वेश्चन आता है कि एक बार की वेलोसिटी सिलेक्टर पूछा था कि बताओ वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो उसका बस वैल्यू याद रखना, V = क्या होता है, E/V। E क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और B क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको रट लेना है, एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन आ जाए। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, वो ये है कि गैल्वेनोमीटर को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है भैया, या तो अमीटर में या तो वोल्ट मीटर में। क्या हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों में? सबसे पहला आंसर है हाँ, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, शंट नाम देते हैं। और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया, शंट नाम दिया। तो तुम देख सकते होगे कि मान के चलो पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो हमने ऐसा माना जो जी लिखा हुआ है वो क्या है, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाएगा, आई जी जाएगा। और शंट में कितना जाएगा, शंट में I-IG चला जाएगा। हाँ भैया, इतना क्लियर है। तो तुम लिख दो, और दोनों का वोल्टेज क्या होगा, दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तुम ऐसा लिख सकते हो G टाइम्स ऑफ IG = SI-IG। हाँ भैया लिख सकते हैं, तो ये भी तुम्हें याद रखना है। और वोल्ट मीटर वाले केस में क्या होता है, तुम गैल्वेनोमीटर को एक हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हो। बहुत बार क्वेश्चन है बस यही पूछा जाता है कि बताओ
तुम किसके साथ कनेक्ट करोगे। यहाँ पे पैरेलल है लो रेजिस्टेंस और यहाँ पे सीरीज है हाई रेजिस्टेंस। तुम्हें दोनों डिफरेंस याद रखना है, क्लियर कट, ये स्टेटमेंट में कभी भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे V क्या होगा, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा करंट और इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, तुम दोनों के रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे, G प्लस R कर दोगे, ठीक है। और एक और यहाँ पे RG का वैल्यू पूछा जाता है कई बार कि जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो तुम्हारा क्या होगा, वो होता है I अपॉन V। याद रखना इस चीज को, नॉर्मली क्या होता है R इक्वल टू V अपॉन I होता है ना, लेकिन इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो आता है I अपॉन V। लेकिन यहाँ पर I और V क्या है, I है तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी और V क्या है तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना I अपॉन V, लेकिन ये सेंसिटिविटी की बात की जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें भी काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छी तरह समझ लो। क्या है भैया, तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देखो जो डायमैग्नेटिक होता है ना वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाता है, नाम ही डाया मतलब वो थोड़ा सा वीक टाइप का। डायमैग्नेटिक को वीक समझो, पैरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझो और फेरो को बहुत स्ट्रॉन्ग समझो, बहुत ताकतवर है फेरो, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक वीक है तो वीक की तरफ जा रहा है और वो क्या करता है, फील्ड लाइन को रिपेल करता है। जो वीक लोग होते हैं या फिर जो भी समय जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो दूसरे को साइड करते रहते हैं। तो डायमैग्नेटिक वीक है, वो फील्ड लाइन को रिपेल करेगा, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या बनती है, थोड़ी दूर भागते हुए बनती है। और इसके केस में एक्सएम क्या होता है, एक्सएम जीरो होता है। ये क्या होती है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, ये क्या होता है, जीरो होता है। और म्यू भी जीरो होता है, ये दोनों चीज में याद रखनी है। और इस केस में एक्सएम जो होता है वो टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता, एक्सएम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टी। तो इसलिए ग्राफ बनाओगे एक्सएम और टी का तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे डायरेक्ट बन के आ जाएगा। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाता है, फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है, अपने पास लाने देता है। और इसमें एक्सएम ग्रेटर देन जीरो होता है, यूआर भी ग्रेटर देन जीरो होता है। और एक्सएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे तो एक्सएम क्या होगा, कम होता है। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। तुम्हें याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ चुका है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं और फील्ड लाइंस को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मैंने बताया ना, जो फेरोमैग्नेटिक है बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एक्सएम क्या होता है, एक से बहुत ज्यादा होता है। म्यूआर क्या होता है, म्यूआर भी एक से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ अजीब सा। और तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा क्यूरी पॉइंट नाम का चीज होता है। भैया क्यूरी पॉइंट क्या है, क्यूरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि अगर तुम उससे ज्यादा टेंपरेचर दोगे तो फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर का डोमेन टूट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन आ चुके हैं। बात करते हैं दोनों क्वेश्चन का, तुम आंसर कमेंट में कर देना, मैंने समझा दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, कॉन्सेप्ट जो है फैराडे लॉ। फैराडे का दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और दोनों लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, तो याद रखना दोनों लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ जो ये कहता है कि अगर तुम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो किसी भी सर्किट में, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। और उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब फर्स्ट लॉ बताता है चेंज होता है और सेकंड लॉ क्या बताता है, उसकी वैल्यू बताया जाता है बस। तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ एन टाइम ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है भैया, फाई तो पहली बार सुन रहा हूं, तो फाई कुछ नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि क्या होता है बी इंटू ए। बी क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है तुम्हारा एरिया है। और करंट की वैल्यू निकाला जाए तो करंट इक्वल टू होता है E अपॉन आर। E की वैल्यू पुट करोगे तो ये निकल के आएगा। और यहाँ पे Q का काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन आर होता है। तो E का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन टी, और Q का क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन आर। तो दोनों चीज तुम्हें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस और सोलेनॉइड के बारे में। तो देखो होता क्या है ना, जब भी कोई वायर है, वायर के अंदर से मतलब करंट जा रही है और करंट चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, वो खुद के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। मतलब ऐसा समझो, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करती है और वो करंट चेंज हो रही होगी, तो उस कारण से क्या होता है, उसके खुद के अंदर मतलब इंड्यूस करंट आ जाता है, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब खुद के कारण आ रहा है। तो इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन आई। तो फाई इक्वल टू क्या लिखते हो, फाई इक्वल टू एल आई। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाई इक्वल टू एल आई। फाई इक्वल टू एल आई 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। फाई इक्वल टू एल आई। फाई क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। एल क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है। और आई क्या है, करंट, ये तो पता ही है तुम्हें। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और तुम क्या कहते हो, फाई को क्या लिख सकते हो, एल आई लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और अगर सोलेनॉइड के केस में अगर बात की जाए कि मैग्नेट तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो सोलेनॉइड के केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए होता है। इतना याद मत रखना, जो क्वेश्चन आया है एक बार नीट एग्जाम ये आया कि सोलेनॉइड के केस में जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुम्हें जैसे मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड किसका प्रोपोर्शनल होता है, बस एन के प्रोपोर्शनल होता है। कि बी इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट एन आई था सोलेनॉइड के केस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर आ रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस में एन स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में बस एन है, ठीक है। बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। इस पे बस एक बार क्वेश्चन आया, लेकिन देख लो इस पे, तो
कि 2 साल पहले आ चुका है, तो आई थिंक रिपीट हो सकता है। इसमें क्या होता है, दो कॉइल है, एक की वजह से दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, तुम्हें L1 की वैल्यू दे रखी होगी, L2 की वैल्यू दे रखी होगी, मतलब तुम्हारे पास दो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी और ऐसा दिया जाएगा कि दोनों के बीच में जो K है ना, K क्या बताता है, दोनों कितना पास में। अगर ऐसा लिखा हो कि दोनों कॉइल आपस में बहुत चिपके हुए हैं, तो K की क्या वैल्यू हो जाती है, 1 हो जाती है, मतलब परफेक्ट कॉइलिंग। या ऐसा हो सकता है कि K की वैल्यू दे रखी हो कि बताओ K की वैल्यू ये है, तो तुम्हें बस फॉर्मूला पुट करना है और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल होता है, ठीक है। और एक U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर होता है। ये क्या है भैया, U मतलब होता है मैग्नेटिक स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये कई बार आता है, लेकिन इसको छोड़ दो अभी के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को तुम खुद सॉल्व कर देना। जैसे मैंने बताया था, L1 L2 की वैल्यू दे रखी है और बताता है कंप्लीटली लिंक है, तो K हो जाता है 1 और ये भी L इक्वल टू 5/I लगाना और ये भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि तुम्हारा EC में एक चीज होती है LCR सर्किट नाम की। भैया LCR सर्किट, हाँ मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन उसमें ये चीज याद रखना कि LCR सर्किट में क्या होता है, कई बार एक रेजोनेंस कंडीशन बनती है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इन द रेजोनेंस कंडीशन, तुम्हें उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि रेजोनेंस कंडीशन लिखा हुआ रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है। जब भी रेजोनेंस कंडीशन बनेगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उस केस में XL इक्वल टू XC। भैया XL XC आप ये क्या बता रहे हो, मुझे डर लग रहा है फिजिक्स से। अरे डरने की बात नहीं यार, मैं बता रहा हूं। XL का नाम क्या लिखा रहेगा, XL का नाम लिखा रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। मेरी वर्ड को सुनो, वर्ड को 3-4 बार सुनो, इस वीडियो को 3-4 बार देख के जाना। आई कैन डेफिनेटली श्योर कि तुम फिजिक्स में सही करके आओगे। XL का मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। क्योंकि L का मतलब क्या था, L का मतलब इंडक्टर था, याद आ रहा है। L का मतलब क्या, इंडक्टर है। और C का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो L का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, C का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इतना तुम्हें याद रखना है। और XL इक्वल टू क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा होता है और XC इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc होता है। इस दोनों चीज को याद रखना है। तो तुम अगर ओमेगा इक्वल टू लिखोगे तो क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू 2πf तो तुम्हें पता ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√LC भी आ सकता है। और इस केस में याद रखना है, जो वीनेट होता है वो तुम्हारा VR के इक्वल होता है, जेडनेट R के इक्वल होता है। ये नहीं पूछा जाता है कि रेजोनेंस में करंट क्या होता है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या आती है, E0/R होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि तुम्हारा पावर ऑफ द सर्किट, वही सीरीज LCR में। तो पावर ऑफ द सर्किट की बात करें, ये देखो, ये हम लोग AC वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये भी AC वाले चैप्टर का ही है। AC में अगर पावर निकाला जाए तो वो होता है IRMS VRMS cos phi। और phi क्या होता है, phi तुम्हारा एंगल होता है करंट के बीच का और वोल्टेज के बीच का, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना। तो और RMS इक्वल टू तुम्हें पता होगा क्या होता है, I0/2 होता है, मतलब मैक्सिमम बाय √2 होता है। तो तुम पावर कोई भी लिख सकते हो, I0 V0/2 इंटू cos phi भी तुम लिख सकते हो। और तुम देखो ये चीज होता क्या है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, जो मैं पिछले वीडियो बता रहा था। ये तुम्हारा रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहां पर तुम्हारा XL हो गया, यहां पर तुम्हारा XC हो गया। XL जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, XC क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। और रेसिस्टेंस क्या होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तीन चीज फिक्स कर लो, रेसिस्टेंस आगे, XL ऊपर, XC नीचे। और तुम्हारा करंट क्या होगा, करंट भी तुम्हारा हमेशा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। और जेड क्या होता है भैया, जेड तुम्हारा नेट निकल के आता है, मतलब ये तुम्हारा रेसिस्टेंस हो गया। XL XC है तो XL XC कुछ काट के कुछ ऊपर बचेगा, तो जेड क्या हो गया, जेड तुम्हारा जो नेट निकलता है। तो तुम्हारा थीटा क्या होता है, तो फाई का लो या थीटा का लो, वो क्या निकलता है, cos phi इक्वल टू R/Z। और cos phi को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार पूछ दिया जाता है, बताओ पावर फैक्टर क्या है। तो पावर फैक्टर कुछ नहीं, बस R/Z कर देना, तो cos phi की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही उसका आंसर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की, और जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो EM वेव के कुछ पॉइंट याद रखने हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहली बात, EM वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेट करने के लिए, वो कहीं भी प्रोपोगेट कर सकती है, मतलब वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती है। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब EM वेव मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये प्रोड्यूस किससे होता है, ये प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, ये प्रोड्यूस किससे होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, एक तरह का ट्रांसवर्स वेव होती है और तुम्हारा नॉन मैकेनिकल वेव होती है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों आपस के परपेंडिकुलर होता है और दोनों सेम प्लेन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, जो वेव की वेलोसिटी है वो भी, तो तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक परपेंडिकुलर है और साथ में उसकी वेलोसिटी भी उसके परपेंडिकुलर है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन कई बार पूछा जाता है, वो क्या होता है, E×B होता है। लाइक I×J इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कैप। तो अगर I/J दे रखा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, K कैप होता है। और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, BC होता है, मतलब एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू BC। B क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और C क्या है तुम्हारा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर तुम्हें मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और पूछा जाए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर वो लाइट या अगर वो EM वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की इक्वली होती है। और B तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड B×B/C कर दोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्लिक करते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल द बेस्ट एंड फिर कल के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।